बड़े बड़े जो खानदानी राजनेता हैं कैसे यूज करते हैं लोगों को, या तो टोहाना छोड़ दो, नहीं तो फिर मैं छुड़वाऊंगा। तो ऐसी बात, किसानों को धक्का मारने की बजाय अगर क्रिमिनल्स को वो अल्टीमेटम देते तो ज्यादा बढ़िया था। टिकट तो हक मेरा बनता है। ऐसे व्यक्ति के साथ यहाँ के उस वक्त के मंत्री ने इतना धक्का किया था, तो आम लोगों के साथ क्या करते होंगे ये तो सोचना भी मुश्किल काम है। तो उस समय के जो विधायक थे, नाम बताएंगे क्या उस समय कौन था? उस टाइम परमवीर सिंह था जी। निर्दलीय भी लड़ सकते? मैं बिल्कुल लड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बड़े खुले मन से बता रहा हूँ कि कांग्रेस की टिकट मुझे मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। सर दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ, और हमारा प्रोग्राम नए नेता नए विचारों के साथ आपके सामने फिर हाजिर हैं। और आज हमारे साथ हैं कांग्रेस से युवा नेता संजय शर्मा जी। तो इनसे जानेंगे कि इनका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था और क्यों राजनीति में आए, क्योंकि अच्छी खासी शिक्षा ग्रहण की, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, फिर भी राजनीति में क्यों आए हैं। संजय जी, सबसे पहले तो रियल न्यूज पे आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो सर, हम शुरुआत कर लेते हैं कि आपका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, समाज में भी सेवा के रूप में आप कार्य कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ आपका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या रहा? देखिए, बिजनेस चल रहा था, नहीं चल रहा है, अभी भी चल रहा है। बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता राजनीति में आने से, लेकिन जब आप एक समाज सेवी के रूप में समाज में आते हैं तो फिर जनता डिमांड करने लग जाती है कि आप राजनीति में जरूर आए। राजनीति में आप जैसे लोगों की जरूरत है। जब मैं 2005 में मैंने यहाँ समाज सेवा करनी शुरू की टोहाना हल्के में, तब कांग्रेस का राज था हरियाणा में और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे। तब मैं समाज सेवा के माध्यम से टोहाना में मैंने कदम रखा, क्योंकि मेरा जन्म टोहाना का है, मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ के लोग मुझे फोन करते थे तो मैं वहाँ जाता था, उड़ के गेस्ट जाता था, और वहाँ पे जो उनकी डिमांड होती थी वो दे के आता था, जो जरूरतें होती थी पूरी करके आता था। तो ये सब चलने के बाद मुझे राजनीति की कोई नॉलेज नहीं थी, कोई मेरा मन नहीं था राजनीति में आने का। लेकिन जो यहाँ पे लोकल एमएलए थे उस वक्त के, उनको इस चीज पे बहुत बड़ा इतराज था कि अगर आप जाते क्यों हो औरों के प्रोग्राम में और वहाँ पैसे क्यों दे के जाते हो जी। तो इस बात का उनको बहुत दिक्कत थी। तो इस तरीके से मैं, मतलब है कि राजनीति में मुझे मजबूरी में आना पड़ा। तो लोगों की परेशानियों को पता लगा, राजनीति का पता लगा, कैसे गरीबों को ये दबाते हैं बड़े बड़े जो खानदानी राजनेता हैं, कैसे यूज करते हैं लोगों को। तो सब चीज को मैं बदलने के लिए फिर मेरे को राजनीति में कदम रखना पड़ा। तो आपने बताया कि उस समय के जो मौजूदा एमएलए विधायक थे, वो आपको चीफ गेस्ट अगर कोई बुलाता था, समाज सेवा के रूप में कार्य करते थे तो रोक देते थे। क्या इसका मतलब उन पर कोई असर था आपका? उसी पार्टी से आप जुड़े हुए थे? देखिए, असर नहीं था, ना ही वो मुझे रोक सकते थे। लेकिन उस वक्त के जो माननीय मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र हुड्डा जी, बिल्कुल, उसके बाद उनके पास वो मेरी शिकायत करते थे जी। और एक वक्त ऐसा भी आया कि मुझे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मैसेज भी आया और वहां मुझे बुलाया भी गया, और मुझे ये कहा भी गया कि आप टोहाना में किसी प्रोग्राम में चंदा नहीं दोगे जी। तो उस टाइम मेरा राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, और उसका मेरे को बड़ा खामियाजा भी भुगताना पड़ा। उसके बाद मैंने जब मुख्यमंत्री को जवाब दे दिया, फिर उसके बाद मेरे ऊपर केस भी दर्ज हुए, मेरे पास सरकार का प्रेशर भी पड़ा, इनका एमएलए ने भी बहुत प्रेशर डाला, फिर मेरे को हाई कोर्ट से ब्लैंकेट बेल मिली। तो मतलब मुझे बहुत, अगर मेरे जैसे व्यक्ति के साथ यहाँ के उस वक्त के मंत्री ने इतना धक्का किया था, तो आम लोगों के साथ क्या करते होंगे ये तो सोचना भी मुश्किल काम है। तो यही कारण था कांग्रेस को छोड़ने का? जब एक पार्टी ने दबाव डाल दिया कि समाज सेवा मत करो, ठीक है, और वो मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते थे, यहाँ के विधायक चाहते थे कि अगर ये लड़का जो एक आम परिवार का है, एक टीचर का बेटा है, अगर ये राजनीति में आ गया तो ये तो गरीबों की तरफ देखेगा, तो फिर उनका जिंदाबाद लगाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो उस कारण से परिस्थितियां ऐसे बन गई, मुझे राजनीति में आना पड़ा। इससे पहले तो एक समाज सेवा के रूप में थे, क्योंकि बैकग्राउंड है जो वो आपका इतना राजनीतिक नहीं रहा। हमारा इतना क्या, बिल्कुल ही राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है हमारा। तो फादर ने, मेरे फादर मदर ने शिक्षा के माध्यम से सेवा की टोहाना हल्के की, ठीक है, वो दोनों शिक्षक थे, उन्होंने सेवा की, बच्चे पढ़ाए लोगों के, और उनको सारा एरिया जानता है कि कैसे स्वभाव के वो थे मेरे पिताजी। और हमारा भी वही वो था कि रुझान था कि हम समाज की सेवा करें।
लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई कि राजनीति में आना पड़ा। आपको उस समय के जो विधायक थे, नाम बताएंगे क्या उस समय कौन था? उस टाइम परमवीर सिंह था जी, परमवीर जी उस समय विधायक थे, मंत्री थे, कृषि मंत्री शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो दबाव डाला गया कि आप समाज सेवा न करें, और आप इतने मजबूर हुए कि समाज सेवा करने के लिए राजनीति में आए। नहीं, समाज सेवा करने के लिए राजनीति है, मैं किसी की शर्तों में नहीं चलता। मेरी जब वहां पे बात हुई तो मैंने उनको यही कहा कि मैं आपका कोई करिंदा या नौकर नहीं हूँ, मैं अपना बिजनेस करता हूँ, अपने हक हलाल की कमाई से मैं लोगों को दान देता हूँ जी। और अगर मैं आपके माध्यम से कोई पैसे नहीं कमा रहा, मैं कोई सरकार से पैसा नहीं कमा जी, तो मेरी इस बात में बहस भी हुई और मेरे को बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। उस टाइम मेरा एक ब्रदर भी सर्विस में थे, पुलिस में थे, उनकी नौकरी में भी दिक्कत आई, उनकी ट्रांसफर भी कराई गई, मेरे को भी बड़ा दबाव डाला गया, मेरे पे केस दर्ज हुए और सब में फिर हाई कोर्ट ने वो बात मानी है। मैं मुझ माननी बात नहीं कह रहा जी, जी। ये तो मेरे पास आज भी हाई कोर्ट माननीय हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट का ऑर्डर है जी। तब हाई कोर्ट ने मेरे को ब्लैंकेट बेल दी और ये मान के दी कि यहाँ का विधायक आपके खिलाफ है और आपके खिलाफ झूठे केस दर्ज करवा रहा है। उसके बाद मेरे जीवन में शांति आई हाई कोर्ट के दखल देने के बाद। तो उसके बाद आपने बसपा ज्वाइन की? फिर उसके बाद मैंने बसपा। तो कैसा सफर रहा? बसपा का बहुत अच्छा सफर रहा, बहुत बढ़िया। चुनाव भी आपने लड़ा था? मैंने चुनाव लड़ा था, बहुत अच्छे वर्कर हैं, आज तक मेरे टच में है, बहुत बढ़िया पार्टी है। लेकिन कई चीज ये होती है, आप देख लो, जैसे सेब उगता है जम्मू कश्मीर में उगता है, यहाँ पे नहीं उगाते, हम यहाँ कनक उगाते हैं। तो ऐसे ही राजनीतिक जमीन होती है हर पार्टी की कि इस स्टेट में ये राजनीति पार्टी है, इस स्टेट में ये राजनीति पार्टी। तो वहां पे हरियाणा में नहीं स्कोप था बीएसपी का, इस करके मैंने मजबूरी में दोबारा जब चुनाव हो गए 2009 के, तब मेरे को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दोबारा कांग्रेस ज्वाइन कराई और उनको कहा, उस टाइम भी इन्होंने बहुत इतराज किया था माननीय मुख्यमंत्री के सामने कि इनको दोबारा ज्वाइन मत कराओ, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा कि नहीं बहुत बढ़िया है और गलतफहमी से जो हुआ और उन्होंने मेरे को दोबारा ज्वाइन कराया। तो उसके बाद आप काफी दिनों तक अगर बात करें तो हल्के से कट ऑफ रहे हैं। देखिए अब 2024 में फिर आप नजर आने लगे। मैं पहले कह रहा हूँ जो कुछ भी होता है वो जनता की आवाज में होता है। उसके बाद मुझे कोई लालच ऐसा नहीं था। मैं 2009 के बाद मैंने चुनाव नहीं लड़ना था। उसके बाद में मैंने यहाँ 20 कर्मचारी रखे, सफाई कर्मचारी, ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ा शहर में और एक टोल फ्री नंबर दिया। उस टाइम मोदी जी की सरकार तो 14 में आई है, 14 में से पहले मैंने यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान चला दिया था। स्वच्छ भारत अभियान नहीं कहूँगा, स्वच्छ टोहाना अभियान मैंने यहाँ 2012-13 में चला दिया था। जाखल टोहाना मैंने कर्मचारी रखे, जो कहीं सफाई का मुद्दा होता था हमें वो फोन करते थे, हम सफाई कराते थे। 20 कर्मचारी मैंने अपनी तनख्वाह पे रखे हुए थे, लेकिन मेरा सिर्फ मकसद समाज सेवा का था। मैं 14 का चुनाव नहीं लड़ा, नहीं मैंने नहीं लड़ना था। और लोग आ गए समाज सेवी, मुझे लगता था अभी टोहाने को जरूरत नहीं है अब, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी हो गई, लोगों ने सारे एमएलए को देख लिया, मुझे दोबारा फोन आने शुरू हो गए मेरे सैकड़ों साथियों के कि आपकी जरूरत है हल्के में। तो मैं दोबारा हल्के में आया हूँ और मुझे पता है जब जनता ने बुलाया है तो जनता ही राजा बनाती है, जनता ही गद्दी में बिठाती है, जनता ही उतारती है। तो ये बीच का सफर, विकास कार्यों की अगर बात करें तो बीच का सफर के बारे में क्या कहेंगे? देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं 2013-14 तक मैं यहाँ पे जैसे सीसीटीवी कैमरा फतेहाबाद के अंदर और टोहाना के अंदर सबसे पहले मैंने लगवाए, क्योंकि चोरियां बहुत हो रही थी, कोई वारदात होती थी उसके बाद वारदात रुक गई। जो मैंने पहले मार्केट में, लक्कड़ मार्केट में, उधर पुराने थाने के पास, उधर मैंने सारे कैमरे लगवाए थे। 2013 की बात कर रहा हूँ मैं आपको, सीसीटीवी कैमरे, और फतेहाबाद में भी लगवाए थे और सफाई कर्मचारी रख दिए, पानी के टैंकर चला दिए। लेकिन उसके बाद यहाँ पे कुछ बड़े समाज सेवी आ गए और उधर से मोदी जी सरकार आ गई, तो मुझे लगा कि हालात बहुत सुधर चुके हैं। तो मैं भी अपने बिजनेस में मस्त हो गया, क्योंकि मुझे कोई लालच तो था नहीं कि मैंने यहाँ विधायक बनना है, और ना मैंने दोबारा ट्राई। अब जब दोबारा देखा लोगों में बहुत दिखते हैं, वो गरीब आदमी उतना ही परेशान है बल्कि उससे ज्यादा परेशान है, और बड़ा माहौल, एक डर का माहौल टोहाना के अंदर बना हुआ है। तो ऐसे अवस्था में, ऐसी परिस्थिति में लोगों ने मुझे फोन किया तो मैं दोबारा टोहाना आके बैठ गया। तो देखा था जब लोकसभा चुनाव थे, काफी लंबा काफिला ऑटो का आप हमारी शैलजा का स्वागत करने के लिए गए, तो क्या लगता है अब की बार टोहाना से टिकट की बात करें तो? देखिए टिकट तो हक मेरा बनता है। मैं बहन कुमारी शैलजा जी को मैंने ये बात कही भी थी
कि 35 साल से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और सबसे सीनियर हैं। और मेरे ख्याल में 10वीं 11वीं में पढ़ता था जब बहन कुमारी शैलजा के साथ मैं जुड़ा था। और आज तक जीवन में उन्होंने ना मेरी कोई बात मोड़ी है और ना ही मैंने उनकी कभी बात मोड़ी। बिल्कुल भाई बहन जैसा रिश्ता है और ट्राई कर रहे हैं और उम्मीद है कि टिकट क्योंकि सीनियरिटी के हिसाब से मिलती है और दल से आए किसी बंदे को तो मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस देगी। और मेरे पे कोई दाग नहीं है। 10 से 12 कैंडिडेट हैं टिकट मांगने वाले। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, कैंडिडेट हैं देखो जो कुछ नए आए हैं लड़के नौजवान मेरे भाई हैं वो, और उनको शुभकामनाएं हैं। तो जहां तक मैं समझता हूँ कि अगर वो लगे रहेंगे तो इस बार तो अगले बारी, क्योंकि ये बड़ा लंबा रास्ता होता है राजनीति का। मुझे 19 साल हो गए लगे हुए, तो मुझे लगता है कि टिकट एक आदमी की वो भी नहीं होनी चाहिए कि इसी को ही मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि इस बार तो मेरा नंबर लगेगा और अगले बार उनका भी लग जाए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं कोई यहाँ कब्जा जमाने वाला नहीं हूँ कि मैं कोई गद्दी भी बैठ जाऊंगा। तो मौका सबको मिलना चाहिए। और जो मेरे और साथी लगे हुए हैं उनको भी शुभकामनाएं हैं, अगर उनको मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। पर मुझे लगता है कि मेरा हक है और मुझे मिलेगी। तो मान लें टिकट आपको मिल जाती है, टोहाना की जनता आशीर्वाद भी आपको दे देती है, तो क्या विजन लेके चले हैं टोहाना के लिए? क्या आपने एक रोड मैप तैयार किया? देखिए टोहाना के अंदर सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो बेरोजगारी की। बेरोजगारी के बाद जो समस्या जुड़ती है, बेरोजगारी के कारण नशा करते हैं युवक और नशे के बाद वारदात करते हैं। ठीक है, मतलब ये चेन सारी जुड़ी हुई है, बेरोजगारी, नशा और वारदात। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ बेरोजगारी दूर करने का है। दूसरी बात ये सड़कें वगैरह तो पहले से भी बुरा हाल हो गया। लोग कहते हैं कि हमने यहाँ पता नहीं क्या कर दिया, लेकिन आप जिस तरफ से मर्जी घुस जाओ टोहाना में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। डबल इंजन टोहाना में है। बीजेपी और विधायक भी बहुत यहाँ पावर में रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टोहाना का सुधार हुआ। और एडवर्टाइजमेंट ऐसे की गई, अगर माननीय विधायक यहाँ के जो भी थे मंत्री, अगर वो सड़कें वगैरह बढ़वाते भी सही तो भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो यहाँ विधायक का हक होता है अपने शहर को साफ सुथरा रखना, उसकी गलियां पक्की कराना, सड़कें बनवाना। इसकी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती। वो तो लोग आप देख के बताते हैं कि विधायक ने क्या किया। मेन जो अब आप ये बताओ, आप कुछ मानते हैं कुछ किया है कि नहीं किया है? मैं आपको वही बता रहा हूँ। आप एक बात बताओ, टोहाना के अंदर जब भी कराए, अभी थोड़े 6 महीने पहले वारदात होने लग गई थी, तब विधायक ने क्यों नहीं कोई चैलेंज किया? बड़ा गुस्सा है हमारे माननीय विधायक जी में। मुझे कहते हैं कि वो गलत बात बर्दाश्त नहीं करते, तो वो यहाँ के क्रिमिनल को अल्टीमेटम दे देते कि या तो टोहाना छोड़ दो, नहीं तो फिर मैं छुड़वाऊंगा। तो ऐसी बात, किसानों को धक्का मारने की बजाय अगर क्रिमिनल्स को वो अल्टीमेटम देते तो ज्यादा बढ़िया था। मैं आगे आया, मैंने रेडी यूनियन वाले इकट्ठे किए, ऑटो यूनियन वाले इकट्ठे किए, आप लोगों के माध्यम से अपील की। उस दिन के बाद वैसी वारदात अगर हुई हो तो आप बता दो। दुकान में घुस के जो वारदात होती वो नहीं हुई, उस पर अंकुश लगा। तो जैसे हर गली में लोग कहते हैं नशा बिक रहा है, तो विधायक जी को या यहाँ के जो राज्यसभा सांसद है उनको कम से कम आवाज उठानी चाहिए थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए था भी या तो नशा बंद कर दो, नहीं तो हम बंद करवाएंगे। या कितनी बड़ी बात है नशा वाले को पकड़ने को। आप हर एक एमसी से बात कर सकते हो और एक्स एमसी से बात कर सकते हो। आपके मोहल्ले में कौन नशा करता है और कौन बेचता है आपको 2 मिनट में पता लग सकता है। किस गांव में नशा करता है और बेचता है, आप सरपंच से मिलो, एक्स सरपंच से मिलो, 2 आदमी हैं, आपको बता देंगे कैसे बिकता है और कौन पीता है। जो पीता है या जो ड्रग ले रहा है उसके घर जाके उसको आप रिक्वेस्ट करो भाई नशा छोड़ो, उसका इलाज सरकारी पैसे से करा दो, नहीं पर्सनल पैसे से करवा दो, मैं करवाने को तैयार हूँ। लेकिन उसके लिए कोई मुहिम नहीं चलाई विधायक ने। ठीक है, कुछ और बांट दिया, कुछ और बांट दिया। मतलब है कि ये मेरे गले उतर नहीं रही ये बात। मतलब है कि जो एक कर्तव्य बनता है, असली सेवा क्या है? किसी का बच्चा बच जाए, नशे से बच जाए, मौत से बच जाए, कोई रोजगार मिल जाए, तो ये एक ऐसे कार्य है जो खानदान तक याद करे जाते हैं। 10 साल कांग्रेस का राज रहा, फिर जब 10 साल से लगभग बीजेपी है, गठबंधन की सरकार भी रही, तो विकास कार्यों की कहते हैं कि झड़ी लगी हुई है, तो आप क्या मानते हैं इसको? वो आप टोहाना से बता दो कितनी जड़ी लगी हुई है। जड़ी लगी है, उनके चहेतों की जड़ी लगी है, जो उनके चहेते थे
जो 5, 7, 10 इनके इर्द गिर्द होते हैं, उनके विकास की झड़ी लगी हुई है, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। उनके देख लो मकान भी कैसे बन गए, गाड़ियां भी कैसे ले आए जो चहते हैं इनके। ठीक है, बाकी पब्लिक के लिए तो वही है, पहले से भी बुरा हाल है पब्लिक के लिए। तो अब आप लगातार कांग्रेस की टिकट के लिए संघर्षरत हैं, तो आपने कहा है कि सीनियरिटी के हिसाब से मेरी है, अगर कल बाई चांस किसी और को टिकट मिल जाती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? मैं आपको फिर कह चुका हूं कि जनता की आवाज के ऊपर डिपेंड है जी। अगर मेरे भाईचारा, मेरा लोग, मेरे जितने भी संगठन के व्यक्ति हैं, अगर वो कहेंगे तो मैं जरूर लड़ूंगा जी। निर्दलीय भी लड़ सकते हैं? मैं बिल्कुल लड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बड़े खुले मन से बता रहा हूँ कि कांग्रेस की टिकट मुझे मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा जी। तो क्या अपील करना चाहेंगे? एक बड़ा ऐलान किया है आपने, नहीं मिलेगी तो चुनाव लड़ेंगे आप। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं का तो मतलब ही नहीं है कि नहीं मिलेगा। मान लेते हैं आपको टिकट मिल जाती है, अगर 0%, 001% भी बात अगर करें, नहीं मिलती है तो कहा है कि लड़ेंगे आप? मैं 100% चुनाव लड़ूंगा जी। तो क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? अपील यही करना चाहूंगा जनता को। तो अपील क्या करूंगा, जनता मेरे साथ है, मुझे पता है, हर गरीब जनता मेरे साथ है। रेडी रक्षा यूनियन, पल्लेदार यूनियन, मजदूर यूनियन, किसान यूनियन, मतलब मुझे जो भरपूर समर्थन मिल रहा है उनके लिए मैं सबका बहुत आभारी हूँ। उनकी आवाज के ऊपर ही मैं टोहाना से चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। और इस बार मतलब है कोई ऐसा नेता या एमएलए नहीं बनेगा, यहाँ पे मेरे जैसा आम व्यक्ति एमएलए बनेगा। और मैं सारे आपके चैनल के दर्शकों से अपील करता हूँ कि मेरा साथ दो, अपने बच्चे को, अपने भाई को आगे बढ़ाओ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ थे संजय शर्मा जी, और इन्होंने एक बड़ा जो दिल के अंदर एक दर्द में कहूँगा वो इन्होंने बयां किया है कि वो टोहाना को कैसा देखना चाहते हैं, टोहाना के जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार देना चाहते हैं, और ऐलान भी कर दिया है। टिकट इन्होंने दावा किया है, टिकट इनकी है, इन्होंने कहा है कि टिकट मेरी है। अगर फिर भी कहीं ना कहीं 0%, 001% की अगर हम बात करें नहीं है तो चुनाव ये टोहाना से लड़ेंगे। तो नए नेता और नए विचारों के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक इस वीडियो को शेयर करते रहें, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।